नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते गुरुवार राष्ट्रीय रोजगार मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने वर्चुअली देश के 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे, जिनको अलग अलग सरकारी विभागों में नौकरियां दी गई है। पीएम मोदी ने इसे नए भारत का प्रोएक्टिव अप्रोच करार दिया है। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी शासित राज्य युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए तेजी से कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक है। वह अवसर पैदा कर रहा है जिसकी पहले कभी कल्पना तक नहीं की गई थी। स्टार्टअप का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इससे देश में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से करीब 40 लाख जॉब सृजित हुए हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने बीते सोमवार राजनीतिक पार्टी के स्टेटस को लेकर बड़ा फैसला लिया। उसने 3 बड़ी पार्टियों राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि इन दलों को 2 संसदीय चुनावों और 21 राज्य विधानसभा चुनावों के पर्याप्त मौके दिए गए थे, लेकिन वे राष्ट्रीय पार्टी के लिए निर्धारित मानक पूरा नहीं कर पाए, इसलिए उनका यह दर्जा वापस ले लिया गया। वहीं चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को लंबे इंतजार के बाद आखिरकार तमिलनाडु में रूट मार्च निकालने की अनुमति मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 11 अप्रैल को राज्य सरकार की याचिका खारिज किए जाने और आदेश देने के बाद 14 अप्रैल को तमिलनाडु पुलिस ने अब आरएसएस को पूरे राज्य में 45 जगहों पर रूट मार्च की अनुमति दे दी है। पुलिस की ओर से मार्च के लिए 16 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है। बता दें कि तमिलनाडु में आरएसएस ने पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को रूट मार्च की अनुमति मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने कानून और सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए अनुमति नहीं दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाते हुए मुंबई हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। 9 वर्ष पहले प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना देश भर में आम जन को सस्ती व गुणवत्तापूर्ण दवाई उपलब्ध करवाने के लिए शुरू की गई थी। जब 12 अप्रैल को केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में बताया गया कि पिछले 9 वर्ष में जन औषधि केंद्रों की संख्या में 100 गुना वृद्धि हुई है। 2014 में देश भर में केवल 80 केंद्र थे, जो कि अब बढ़कर 9,300 से अधिक हो गए हैं। वहीं 651 जिलों से जन औषधि केंद्रों की संख्या को और बढ़ाने के निवेदन आए हैं। देश की सबसे पुरानी मेट्रो सेवा कोलकाता मेट्रो ने बीते गुरुवार इतिहास रच दिया। भारत में पहली बार किसी मेट्रो ने नदी के नीचे रफ्तार भरी है। ट्रेन रन हावड़ा से कोलकाता में एस्प्लेनेड तक आयोजित किया गया था। मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक पी उदय कुमार रेड्डी ने बताया कि इस ट्रेन को अगले 7 महीनों तक हावड़ा मैदान से एस्प्लेनेड तक परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद इसे लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। मेट्रो ने 45 सेकंड में हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की दूरी तय की। अयोध्या में राम मंदिर को जितना भव्य बनाया जा रहा है, उतना ही ख्याल यहाँ पर सुरक्षा को लेकर भी रखा जा रहा है। इसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने पुलिस की बजाय आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित सिक्योरिटी सिस्टम तैयार करने का फैसला किया है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक आम कुमार विश्वकर्मा ने बीते सोमवार बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए 77 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसके अंतर्गत अयोध्या में कई वॉच टावर बनाए जाएंगे, एक्सरे मशीनें, सर्वेलांस समेत हाईटेक उपकरण खरीदे जाएंगे। दर्शनार्थियों के लिए फैसिलिटेशन सेंटर की व्यवस्था की जाएगी। मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार ने बीते शुक्रवार बुजुर्गों को बड़ा तोहफा दिया है, जिसमें सरकार प्रदेश के सभी बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराएगी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत सरकार राज्य के कुछ वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त तीर्थ यात्रा पर हवाई मार्ग से ले जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा ने कहा कि इस योजना के तहत 25 जिलों के पात्र लाभार्थियों को 21 मई से 19 जुलाई के बीच हवाई जहाज से विभिन्न गंतव्यों की तीर्थ यात्रा पर ले जाया जाएगा, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को प्रयागराज, शिरडी, मथुरा, वृंदावन और गंगा सागर के दर्शन कराए जाएंगे। 14 अप्रैल को असम के नव वर्ष पर मनाए जाने वाले रोंगाली त्योहार के अवसर पर लोक नृत्य बिहू और पारंपरिक संगीत ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है। गुवाहाटी स्थित सरू सजाई स्टेडियम में बिहू डांसर्स और ड्रमर्स की परफॉर्मेंस हुई। बिहू कलाकारों ने 2 अलग-अलग विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पहला रिकॉर्ड एक ही स्थान पर सबसे बड़ी एथनिक डांस परफॉर्मेंस को लेकर है, जबकि दूसरा रिकॉर्ड एक ही जगह पर सबसे बड़ी ट्रेडिशनल म्यूजिक परफॉर्मेंस को लेकर दर्ज हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनके कैबिनेट के मंत्री अशोक सिंघल ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा बीते बुधवार को जारी किए गए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क यानी एनसीआरएफ में पुराणों, वेदों, धर्मशास्त्रों,
ज्योतिष आदि भारतीय ज्ञान परंपरा के अन्य आयामों को भी शामिल करने की पहल की गई है। इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा की 18 प्रमुख विद्याओं और 64 कला कौशल आदि का उल्लेख किया गया है। साथ ही एनसीआरएफ में विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल करने वालों को क्रेडिट प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तमाम वैश्विक चुनौती के बावजूद भारत ने वस्तु व सेवा निर्यात में वित्त वर्ष 2022 से 23 में फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है। 14 अप्रैल को वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की तरफ से आए आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022 से 23 में वस्तु व सेवा का कुल निर्यात 770.18 अरब डॉलर का रहा, जो वित्त वर्ष 2021 से 22 में वस्तु व सेवा के कुल निर्यात से 13.9% अधिक है। वित्त वर्ष 2021 से 22 में वस्तु व सेवा का कुल निर्यात 676.53 अरब डॉलर का था। देश में पिछले 9 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रह में भारी उछाल देखा गया है। इन वर्षों में सकल कर संग्रह में 172.83% की वृद्धि हुई है। बीते शुक्रवार आए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में 19,68,000 करोड़ रुपए से अधिक का सकल प्रत्यक्ष कर एकत्र हुआ, जबकि वित्त वर्ष 2013 से 14 में 7,21,000 करोड़ रुपए था। देश में लगातार चीजें सस्ती हो रही हैं। खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में नरमी से खुदरा महंगाई मार्च 2023 में घटकर 5.66% रह गई। 13 अप्रैल को जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार खाद्य महंगाई बीते महीने घटकर 4.79% पर आ गई है। फरवरी 2023 में यह 5.95% और मार्च 2022 में 7.68% रही थी। बता दें कि मार्च महीने में खुदरा महंगाई दर 15 महीने के निचले स्तर पर रही। मार्च 2022 में महंगाई दर 6.44% रही थी, जबकि मार्च 2023 में घटकर 5.66% रह गई। भारत का औद्योगिक उत्पादन लगातार वृद्धि दर्ज करा रहा है। बीते गुरुवार राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत का औद्योगिक उत्पादन फरवरी महीने में 5.6% की दर से बढ़ा है। इससे पहले जनवरी महीने में यह 5.2% था, तो वहीं दिसंबर 2022 के महीने में इसमें 4.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने बीते बुधवार भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को लेकर सराहना की है। IMF के एशिया और प्रशांत विभाग के उप निदेशक एने मैरी गोल्डवुल्फ ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है और सबसे तेजी से बढ़ती एशियाई अर्थव्यवस्था बनी हुई है और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। साथ ही कहा कि भारत के वित्त वर्ष 2023 से 24 में विकास दर 5.9% रहने की संभावना है, जबकि 3 की वृद्धि दर 2023 में 5.2% और 2024 में 4.5% रह सकती है। भारतीय रेलवे लगातार विकास के नए आयाम छू रही है। इसी क्रम में पूर्वी सीमांत रेलवे माल ढुलाई में लगातार वृद्धि दर्ज कर रहा है। बीते सोमवार NF रेलवे की ओर से बताया गया है कि वित्त वर्ष 2022 से 23 के दौरान 14,680 माल ढोने वाले रैक अनलोड किए गए थे। वित्त वर्ष 2021 से 22 की तुलना में यह 6.71% की वृद्धि है। वहीं मार्च 2023 के दौरान 1,352 माल ढोने वाले रैक अनलोड किए गए थे। भारतीय पहलवानों निशा दहिया और प्रिया ने बीते मंगलवार कजाकिस्तान के अस्ताना में चल रही एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपने अपने वजन वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीते। यह महिलाओं के 68 किलोग्राम वर्ग में निशा दहिया के करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि है। निशा ने सेमीफाइनल में चीन की फिंग झाओ को 7-6 से पराजित किया, तो वहीं भारत की प्रिया मलिक ने 76 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। उन्होंने रेपरेज राउंड में जापान की मिजुकी नागाशिमा को हराया। युवा पहलवान अमन सहरावत ने एक बार फिर देश को गौरवान्वित कर दिया है। उन्होंने बीते गुरुवार एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में देश को स्वर्ण पदक दिलाया। 19 वर्ष के अमन ने 57 किलोग्राम वर्ग में किर्गिस्तान के अल्मास समानबेकोव को 9-4 से शिकस्त दी है। वहीं सहरावत ने क्वार्टर फाइनल में जापान के रिकोतो अराई को 7-1 से हराने के बाद सेमीफाइनल में चीन के वान हाओ झू को 7-4 से शिकस्त दी। बता दें कि अमन सहरावत हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं। नेपाल और भारत ई-वॉलेट का उपयोग कर सीमा पार डिजिटल भुगतान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है, जिससे मुद्रा संबंधी बाधाओं को दूर कर व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 11 अप्रैल को आई नेपाली मीडिया की खबरों के अनुसार इस महीने प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल की भारत यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। यह समझौता नेपाल में भारतीय पर्यटकों को भारत पे, फोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे भारतीय ई-वॉलेट का उपयोग कर डिजिटल भुगतान करने की अनुमति देगा। चीन में उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार जग जाहिर है, जिसे लेकर 13 अप्रैल को आई रेडियो फ्री एशिया की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार उइगर मुसलमानों के रोजे पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। उइगर मुसलमान रोजा नहीं रखे, इसलिए चीनी पुलिस अपने जासूसों का इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जासूसों में आम इंसान, पुलिस अधिकारी और उस इलाके के समिति के सदस्य शामिल हैं। इतना ही नहीं, इस साल चीनी अधिकारियों ने उइगर मुसलमानों को री एजुकेशन कैंपों में भी बंद कर दिया था। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार औरतों पर एक के बाद एक कड़ी पाबंदियां लगा रही है। ऐसे में सरकार ने महिलाओं की आजादी के खिलाफ 10 अप्रैल को एक और फैसला सुनाया है, जिसमें अब अफगानिस्तान के उत्तर पश्चिमी हेरात प्रांत में परिवारों और महिलाओं का बगीचों या हरे भरे स्थानों वाले रेस्टोरेंट में जाना प्रतिबंधित रहेगा। हेरात में सदाचार निदेशालय के अधिकारी बाज मोहम्मद नजीर ने बताया कि तालिबान ने यह फैसला धार्मिक विद्वानों और लोगों की शिकायत के बाद लिया है।